डीबीएमएस का ये 22nd वीडियो है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने एसिड प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें एटॉमिसिटी देख लिया था। अब ड्यूरेबिलिटी की क्या स्पेलिंग है उसमें मत जाना, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी समझते हैं नेक्स्ट। कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन सब देखेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन मस्ट बी एबल टू रिकवर अंडर एनी केस ऑफ फेलियर। ड्यूरेबिलिटी मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो रिकवर हो जाए, कुछ भी फेलियर हो। और फेलियर क्या क्या हो सकते हैं, मान लो पावर का फेलियर हो गया या सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या डीबीएमएस ओवरलोड हो गए, या फिर कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल भी किल कर सकती है ट्रांजेक्शन को। ये चीज़ हम देखेंगे आगे, इस वीडियो में तो नहीं, आगे की वीडियो में। या फिर हमारा हार्डवेयर क्रैश हो सकता है, डिस्क क्रैश हो सकती है। तो ये चारों को अगर रिकवर कर लिया तभी हमारा ड्यूरेबिलिटी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर देखा जाए, पावर फेलियर, सॉफ्टवेयर क्रैश या कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल किल कर दे ट्रांजेक्शन को, तो इन सबको रिकवर करा जा सकता है यूजिंग ट्रांजेक्शन लॉग जो डिस्क में प्रेजेंट है। मतलब दिक्कत तब होगी जब डिस्क को ही उड़ा दिया जाए, मतलब क्रैश हो गई। तो उस केस में हमारा रैड डिज़ाइन इंपॉर्टेंस प्ले करता है कि रैड डिज़ाइन से हमारी डिस्क बननी चाहिए, रिडंडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जो है यूज़र मेंटेन करता है। यूज़र रिक्वेस्ट ऑपरेशन टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन मस्ट बी लॉजिकली करेक्ट। लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि ट्रांसफर करना है 500 फ्रॉम ए टू बी, तो ए प्लस बी बिफोर एग्जीक्यूशन सेम होना चाहिए, ए प्लस बी आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये है कंसिस्टेंसी का, यूज़र देखता है इसको। अगला आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ो। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर ट्रांजेक्शन रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू रिजल्ट ऑफ एनी सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। कंकरेंट एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए सीरियल एग्जीक्यूशन की ट्रांजेक्शन की। ये क्या बात है भाई, कुछ समझ नहीं आया? तो इसको समझने के लिए पहले एक बार शेड्यूल देख लो। मैं इस डेफिनेशन पे दोबारा आता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कवर करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। तो शेड्यूल क्या होता है कि टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूशन आते हैं, ठीक है। इसमें टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर ट्रांजेक्शन। टाइम ऑर्डर यानी अगर तुम देखो ट्रांजेक्शन 1 2 3 में देखो, तो ये टाइम जो है इस तरीके से जा रहे हैं नीचे। और अगर हम शेड्यूल की बात करें तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन 2 में रीड करा ए को, फिर ट्रांजेक्शन 1 में रीड करा ए को, फिर ट्रांजेक्शन 3 में रीड करा बी को। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। R2 A रीड करा ए को सेकंड ट्रांजेक्शन में, R1 A, फिर R3 B, फिर राइट करा ए को सेकंड में, तो W2 ए को सॉरी, है ना, फिर W3 B, उसके बाद W1 A। इस तरह से लिख सकते हैं शेड्यूल। शेड्यूल दो तरह के होते हैं, सीरियल शेड्यूल। तो ट्रांजेक्शन मस्ट एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक होना चाहिए। जैसे हमारा T1 जो है, ट्रांसफर करो 500 रुपये फ्रॉम ए टू बी, रुपये बोलो कुछ भी बोलो, है ना। यहाँ पे क्या करा हमने, रीड करा ए को, फिर राइट करा ए को, यानी डेफिनेटली हमने 500 माइनस कर दिए होंगे ए में से, फिर रीड करा बी को और 500 जोड़ दिया, राइट करा बी को, फिर कमिट करा, सी मतलब कमिट। फिर आता है ट्रांजेक्शन 2 जो है वो डिस्प्ले कर रहा है ए प्लस बी को, तो रीड करा ए को, रीड करा बी को और कमिट कर दिया। तो यहाँ सीरियल शेड्यूल में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन मस्ट एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर। पहले T1 कर दिया इन्होंने पूरा का पूरा एग्जीक्यूट, है ना। T1 के बाद T2 सीरियल शेड्यूल कहेंगे इसको। T1 को सारा एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद हमने T2 को एग्जीक्यूट करा। या फिर ऐसे कर दो, T2 को सारा एग्जीक्यूट कर दो, फिर T1 को एग्जीक्यूट करो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो T2 आफ्टर T1 या T2 बिफोर T1 सॉरी, है ना। सीरियल शेड्यूल हो गया। अब इस केस में क्या होता है कि देखो, जब तुम एकदम रूल फॉलो करके काम कर रहे हो तो क्या हुआ, ऑलवेज प्रिजर्व इंटीग्रिटी, गारंटी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब ये चीज़ तुम्हें समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एडवांटेज देख लो कि एवरी सीरियल शेड्यूल ऑलवेज प्रिजर्व इंटीग्रिटी या करेक्टनेस। ठीक है, सीरियल शेड्यूल में क्या होता है कि एक बार पूरी ट्रांजेक्शन रन हो गई, मिक्स नहीं होता। मिक्स अगर हो गया तो उसको हम कंकरेंट शेड्यूल कहेंगे, उसको नेक्स्ट देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि प्रॉपर जब पूरा चलेगा, एक ट्रांजेक्शन कमिट होने के बाद दूसरा चलेगा, तो हमारा आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, इंटीग्रिटी हमेशा प्रिजर्व रहेगी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, अच्छी बात तो देख ली हमने, करेक्टनेस तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, मगर डिसएडवांटेज अगर देखोगे तो पता चलेगा कि डिग्री ऑफ लेस कंकरेंसी, ठीक है, लेस डिग्री ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंसी नहीं है जो हम देखने वाले कंकरेंट शेड्यूल में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, थ्रूपुट कम होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम होता है, ठीक है। रिसोर्स तो बाकी वेटिंग पे चलेगा ना, एक ही रिसोर्स को मल्टीपल टाइम यूज़ करा, अलग अलग रिसोर्स को यूज़ करके जल्दी जल्दी हो सकता था काम, मगर ये हमारा सीरियल शेड्यूल हो गया। अब आते हैं कंकरेंट शेड्यूल पे, ठीक है। तो कंकरेंट शेड्यूल क्या होता है, यहाँ पे साइमल्टेनियस या इंटरलीव, बीच बीच में घुस के कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर ट्रांजेक्शंस। मतलब इसका मतलब क्या है भाई, देखो कि ट्रांजेक्शन 1 ट्रांजेक्शन 2 सेम है ना, ऊपर वाले की तरह। बस यहाँ पे क्या है कि जैसे ट्रांजेक्शन उनका थोड़ा सा रन हो, उसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन 2 रन हो गया, फिर ट्रांजेक्शन 1 फिर से रन हो गया। तो देख रहे हो ऊपर नीचे करके इन्होंने एक के बाद एक नहीं हो रहा, पूरा एक नहीं हो रहा, इंटरलीव या साइमल्टेनियस कह लो, कंकरेंट एग्जीक्यूशन है, ठीक है। दिक्कत क्या होगी इस पर्टिकुलर में, ये हमारा S3 यानी शेड्यूल, हमारा तीसरा शेड्यूल, ऊपर 2 हमने देखे थे, इसके बाद S4 है, ठीक है। S4 में क्या है, सिमिलर वे में इस तरीके से भी हो सकता है कि पहले 2 चले फिर 1 चला, फिर 2 चले फिर 1 चला, या फिर यहाँ के पहले 2 चल गए फिर इनके 3 चल गए, फिर बाद में 3 चल गए, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या हुई इस पर्टिकुलर केस में कि तुमने रीड करा ए को, देखो 500 तुम्हें भेजने थे, लेट से ए में 2000 है, बी में 3000 है, ठीक है। तो ए को रीड करा और राइट करा ए को, यानी 500 ए से भेजने थे, तो हमारा 2000 से 1500 हो गया ए। अब जैसे हमने रीड करा ए को तो ठीक है भाई 1500 आ रहा है, मगर रीड करने पे बी को 3000 आ रहा है, क्योंकि बी मॉडिफाई नहीं हुआ, बी तो नीचे जाके मॉडिफाई होगा, तब तक तो तुमने ये चला दिया। तो जो 1500 में 3000 ऐड करेंगे तो 44,500 बचे, है ना। दैट इज नॉट 5000, क्योंकि इन दोनों का सम तो 5000 होना चाहिए था, है ना। तो इनकरेक्ट रिजल्ट आ गया, फेलियर ऑफ आइसोलेशन। तो कंकरेंट शेड्यूल में इनकरेक्ट रिजल्ट आ गया, मगर कंकरेंट शेड्यूल में करेक्ट रिजल्ट भी आ सकता है। देखो कैसे, कि तुमने रीड करा ए को, राइट करा ए को, ठीक है, तो 2000 से तुमने 1500 कर दिया, फिर रीड करा बी को, राइट करा बी को, ठीक है, फिर तुमने 3000 में से 3500 कर दी। जब इनका सम करा तो 5000 आ रहा है, और पहले भी 5000 ही था, तो यहाँ बात हुई ना सही, ये हुआ ना करेक्ट। तो दिस रिजल्ट इक्वल टू T1 T2, हमारा सीरियल शेड्यूल उसकी तरह लग रहा है ये, है ना, उसकी तरह रिजल्ट आ रहा है ना, क्योंकि
T1 T2 में क्या होता था, T1 पहले सब रन हो जाता था, फिर T2 रन होता था। तो यहाँ पे एक तरह से वही चीज़ हो रही है, मगर बीच बीच में क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा T1 कंप्लीट हो रहा है, T2 चेक कर रहा है, रीड कर दे रहा है, ठीक है, एक हिस्सा T1 का कंप्लीट हो रहा है, फिर T1 का एक दूसरा हिस्सा कंप्लीट हो रहा है, T2 फिर रीड कर दे रहा है। यानी एक तरह से ये T1 T2 सीरियल शेड्यूल की तरह काम कर रहे हैं, मगर ये कंकरेंट शेड्यूल है। तो ये आइसोलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब है आइसोलेशन की डेफिनेशन तुम्हें समझ में आएगी कि ये कंकरेंट शेड्यूल हमारा सीरियल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, वन ऑफ द सीरियल। देखो मैं डेफिनेशन पर फिर आता हूँ। आइसोलेशन की डेफिनेशन पढ़ो, कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर ट्रांजेक्शन, जैसे हम दो ट्रांजेक्शन देख रहे थे, रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू एनी सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना। तो अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल देखा कि वो जो हमने कंकरेंट शेड्यूल का एग्जांपल देखा, सेकंड वाला जो करेक्ट आ रहा था, वो हमारा T1 T2 सीरियल शेड्यूल की तरह हो रहा था, है ना। तो एनी सीरियल एग्जीक्यूशन, ये कोई भी एक के भी चल जाएगा, सीरियल एग्जीक्यूशन के बराबर हो गया तो सही है, ठीक है। इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। अब आई डेफिनेशन समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आइसोलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये फेलियर है आइसोलेशन, क्योंकि अनकरेक्ट रिजल्ट आ रहा है ना। ये ऐसे कह लो कि सीरियल शेड्यूल की तरह है ही नहीं, बिहेव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो कंकरेंट शेड्यूल रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट ऑफ एनी सीरियल शेड्यूल, ध्यान से सुनना, कंकरेंट शेड्यूल अगर हमारा रिजल्ट ऑफ एनी सीरियल शेड्यूल के बराबर आ रहा है, यानी इसकी बात हो रही है, तो इट इज कॉल्ड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो ये पर्टिकुलर शेड्यूल हमारा S4 शेड्यूल जो है वो एक सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, या फिर हमको बोलेंगे शेड्यूल विद सेटिस्फाई आइसोलेशन, ऐसा शेड्यूल जो आइसोलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, और ये क्या है, नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल, क्लियर। तो S3 नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, जो एक सीरियल शेड्यूल की तरह रिजल्ट लाता है, जैसे कि हमारा S4 लाया, क्लियर। तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि सीरियल शेड्यूल जो है कंकरेंट शेड्यूल के एक वेन डायग्राम में क्या है, सबसेट है एक तरह से, है ना। कंकरेंट शेड्यूल के वेरियस पैटर्न बनेंगे, उनमें से एक पैटर्न हमारा सीरियल शेड्यूल भी होगा। तो एवरी सीरियल शेड्यूल इज ऑल्सो अ कंकरेंट शेड्यूल। ये बात समझ में आती है। या इस तरह से समझो कि सीरियल शेड्यूल हमने देखे, उसके बाद सीरियलाइजेबल शेड्यूल देखा। सीरियल शेड्यूल याद होगा तो S1 S2 हमारे दो शेड्यूल थे जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में थे। सीरियलाइजेबल शेड्यूल हमारा S4 हो गया, और कंकरेंट शेड्यूल सब के अंदर ये सब आते हैं, है ना। तो कंकरेंट शेड्यूल जो हो गए वो नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल यहाँ पे आते हैं, दैट इज फेलियर ऑफ आइसोलेशन। बाकी सीरियलाइजेबल और सीरियल शेड्यूल दोनों ही आइसोलेशन सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था तुम्हें कि जो सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, हमने कंकरेंट शेड्यूल में सीरियलाइजेबल देखा था ना S4, उससे फायदा क्या हुआ कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़िया हो गया, कंकरेंसी हो गई, थ्रूपुट बढ़िया हो गया ना। तो फायदा है उससे, इसलिए हम करते हैं। भले ही इनकरेक्ट आने का खतरा रहता है, मगर हम उस इनकरेक्ट आने के खतरे को हटा दें तो कितना फायदा है। तो ट्रांजेक्शन अगर हो रही है उसमें कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल लगी, तो रिजल्ट ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन इक्वल टू एनी सीरियल, ठीक है, शेड्यूल के बराबर। तो अगर हम ऐसा पॉसिबल कर पा रहे हैं तो ये हमारे कंकरेंट एग्जीक्यूशन से पॉसिबल हो रहा है, और अच्छी चीज़ है फास्ट रिजल्ट आने के लिए, ठीक है। इसको देखो कि लेट से T1 से लेकर ऐसे करके Tn ट्रांजेक्शन है हमारे पास, तो कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है, सीरियल शेड्यूल कितने पॉसिबल है। लेट से कि मान लेते हैं 3 ट्रांजेक्शन है, तो सीरियल शेड्यूल क्या हो सकता है कि पहले T1 सारा रन हो जाए, फिर T2 के सारे रन हो जाए, फिर T3 के सारे रन हो जाए, या ऐसे T1 फिर T3 T2 ऐसे करके एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पहले सब रन हो जाएगा, फिर दूसरा रन हो गया ना तीसरा। जैसे तुमने देखा था अगर 2 ट्रांजेक्शन थे तो हमारे 4 केस 2 ही केस आ रहे थे, T1 T2 और T2 T1 2 ही केस आ रहे थे ना 2 ट्रांजेक्शन के। यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन के 6 केस आ रहे हैं, यानी 3 फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल। तो एन ट्रांजेक्शन के एन फैक्टोरियल आएंगे। एक चीज़ कंफर्म होती है कि सीरियल हमारे शेड्यूल जो होता है वो क्या है, सबसेट है एक तरह से, सुपर सेट में क्या है, कंकरेंट है। तो अगर सीरियल की बात हो रही है तो हमारे जब 3 फैक्टोरियल आ रहे हैं तो कंकरेंट तो ज़्यादा आएंगे उससे। देखो कैसे, नीचे वाले एग्जांपल में तुम्हें ट्रांजेक्शन के साथ उनके ऑपरेशंस भी दे रखे हैं। कितने ऑपरेशन है, रीड ए, रीड बी, राइट बी, 4 ऑपरेशन है ना। नीचे क्या है, रीड ए, रीड बी, 2 ऑपरेशन है। तो इन टोटल 6 ऑपरेशन है, मगर ट्रांजेक्शन 2 ही हैं। तो अगर हम सीरियल के हिसाब से देखें तो 2 फैक्टोरियल, है ना, दैट इज T1 T2 T2 T1। तो हमारा अगर यहाँ पे पूछा होता है सीरियल शेड्यूल कितने होंगे, तो 4 ही हम बोलते हैं 2 ही होंगे, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना। तो यहाँ पे मुझे कंकरेंट शेड्यूल कितने होंगे, तो उस केस में ज़्यादा होने वाले हैं। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑपरेशन ऊपर 2 ऑपरेशन नीचे, टोटल 6 है ना। तो 6 में से तुम्हें एक चीज़ है कि ऑर्डर मैटर करता है। तुम भले इसको आगे पीछे कितना कर लो, मगर ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि ट्रांजेक्शन 1 में रीड ए जो है बाद में आ रहा हो राइट ए के, ऐसा नहीं हो सकता। नीचे वालों में तो बाद में ऊपर नीचे हो जाएगा, मगर यहाँ देखो, तो हमारे पास ट्रांजेक्शन 1 में इन 6 में से कोई 4 ऑप्शन हम भर सकते हैं, है ना। टोटल 6 हैं, तो 6C4 और यहाँ पे 2C2, 2 ही ऑप्शन भरने हैं, है ना। तो 15 कंकरेंट शेड्यूल आ गए, समझ में आया। इसको जब सॉल्व करोगे तो या तुम ऐसे कह लो कि यहाँ पे 6 जगह तो 6 फैक्टोरियल, टोटल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल हो गए। उसमें क्या होगा, आगे पीछे वाले सब आ जाएंगे, मगर हमें आगे पीछे नहीं करना, ऑर्डर मैटर करता है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। तो हम 4 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन में 4 है और नीचे क्या है 2 है, तो 2 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो आउट ऑफ दीज 15 2 आर सीरियल, उनमें से 2 सीरियल होंगे, जिसमें क्या होगा T1 पूरा पहले रन होगा और T2 बाद में, या फिर T2 पहले रन होगा T1 बाद में। तो ये 2 जो हो जाएंगे सीरियल हो जाएंगे, ठीक है। जनरलाइज फार्मूला क्या है इसका, कि अगर जनरलाइजेशन देखो कि n प्लस एम, क्योंकि टोटल जैसे 6 थे तो n प्लस एम कर दें। अगर n और m ऑपरेशन है T1 T2 रिस्पेक्टिवली, तो n प्लस एम सी एन इंटू एम सी एम, कैसे बोलो कि n प्लस एम फैक्टोरियल अपन एम फैक्टोरियल कंकरेंट शेड्यूल हो जाएंगे। तो बोलोगे ठीक है भाई, ये तो 2 के केस में, 3 के केस में क्या होगा, सिमिलरली इसी पैटर्न में होगा। 3 के केस में क्या होगा, T1 T2 T3 ट्रांजेक्शन विद n m p ऑपरेशन ईच, हाउ मेनी कंकरेंट शेड्यूल। तो तुम्हें पता है T1 T2 T3, तो तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे n प्लस एम प्लस पी। तो n प्लस एम प्लस पी सी एन इंटू में बचे कितने, m प्लस पी सी एम और फिर पी सी पी। या इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि n प्लस एम प्लस पी फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल कंकरेंट शेड्यूल होंगे।
ठीक है। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये एक्चुअली मैं टॉपिक अब समझ गई, अभी तक थियोरेटिकल देख रहे थे ज़्यादा हम, है ना। तो इस टॉपिक में अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन शेड्यूल बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, अभी शुरू नहीं करेंगे, अभी प्रीरिक्विजिट देखने वाले हैं। इसके दो तरह की क्लासिफिकेशन होता है सीरियलाइजेबिलिटी के बेसिस पे, 70 से 80% गेट में यहीं से आता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, दो तरीके होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल समझने से पहले प्रीरिक्विजिट हमें पता होने चाहिए कुछ चीज़ें, दैट इज टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होता है, प्रेसिडेंस ग्राफ क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल्स क्या होते हैं। तो एक एक करके ये समझते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिर्फ टोपोलॉजिकल ऑर्डर ही देखेंगे, नेक्स्ट में बाद में देखेंगे। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, ये हमने कहाँ देखा था, एल्गोरिथम चैप्टर, एक बार एल्गोरिथम की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देख लेना। ठीक है, मिल जाएगी, थोड़ा चैनल पे इधर उधर जाओगे प्लेलिस्ट में तो ऊपर नीचे करके एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 24-25 वीडियो है, तो उसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर भी देखा है हमने। ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गो ओनली फॉर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है जो कि डैक के लिए यूज़ होती है। क्या करना होता है इसमें, विजिट वर्टेक्स वी वूज इन डिग्री जीरो। अच्छा, ये इन डिग्री आउट डिग्री ये सब बताया हुआ है मैंने ग्राफ टॉपिक में। ठीक है, एल्गोरिथम की बनाई हुई है, और अगर नहीं देखी है तो टेंशन मत लो, इन डेप्थ समझना तो चले जाना, मैं यहाँ पे इतना बता ही दूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाए। एंड डिलीट वी फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, वर्टेक्स वी को हटा देना है जिसकी इन डिग्री जीरो, उसके बाद रिपीट करना है जब तक सारे वर्टेक्स सभी वर्टेक्स के साथ ऐसा करते रहना है। एग्जाम्पल देख लो, 3 से 5 एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, क्लियर हो जाएगा एकदम मामला। अब देखो कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इन डिग्री क्या होता है कि एरो तुम्हारी तरफ आ रहा हो, जैसे ई की इन डिग्री क्या है 1 और 2, 2 है। सी की इन डिग्री क्या है 1 है। डी की इन डिग्री क्या है 1 है और 2 है, सॉरी सी और डी दोनों की 2 है, क्योंकि ए से भी आ रहा है, बी से भी आ रहा है। बी की इन डिग्री क्या है 1 है, मगर ए की कोई इन डिग्री क्या है, ए इस पर कोई एरो आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जिसकी इन डिग्री जीरो है उसको गायब कर देना। तो मैंने ए को गायब कर दिया, ए की इन डिग्री जीरो है, रिमूव कर दिया ए को, तो बचा सिर्फ बी, है ना। तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे। रिमूव करना मतलब ऐसा नहीं है कि क्या मतलब ऑर्डर जो है वो ए से शुरू होगा। ठीक है, फिर बचा बी, उसने सी को पॉइंट करा, डी को पॉइंट करा, ए को। तुम्हें बताओ कि इन डिग्री जीरो किसकी है, ई की इन डिग्री 2 है, सी और डी की 1 1 है, बी की जो है जीरो है। तो इस बार हम बी को रिमूव करेंगे, तो कुछ इस तरह रह जाएगा। तो सी और डी को किसी एक को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी एक को, है ना। तो दो कंडीशन नजर आएंगी, तो ए के बाद बी रिमूव हुआ, उसमें सी और डी में से किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर लेट्स से सी रिमूव कर दिया तो डी के बाद ही आएगा, और डी रिमूव कर दिया तो सी के बाद ही आएगा। समझ में आई बात। तो देयरफॉर 2 टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ गए, ए बी सी डी ई और ए बी डी सी ई, इन दोनों में से दोनों ही ट्रू है। ठीक है, अगर MSQ आता है तो कौन से पॉसिबल है टोपोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये दोनों टिक कर दोगे जो भी ऑप्शन में होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, यहाँ से ए से जा रहे बी और सी को, बी से जा रहे डी और ई को और एफ को, है ना। अब यहाँ पे ए जो है क्या है, इन डिग्री जीरो है, क्योंकि ए पे कहीं से एरो नहीं आ रहा है, तो ए को रिमूव करा, हटा दिया। चलो, अब ए जैसे ही हटाओ, बी और सी जो है वो क्या बच गए। अब बी और सी में से तो कोई भी, दोनों ही इन डिग्री जीरो वाले हैं, तो दो हमारे पास रास्ते नजर आते हैं। ठीक है, अब बी में भी क्या है कि अगर बी में तुमने हटा दिया बी को, तो हमारे पास सी और डी में दो रास्ते नजर आए, क्योंकि दोनों की इन डिग्री जीरो है ना। तो अब सी और डी में दो रास्ते नजर आए, लेट्स से कि तुमने सी से शुरू करा। ठीक है, अभी ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं, सी को हटा दिया तो बचा डी, और डी और ई में दो रास्ते नजर आए। समझ में आ रहा है, ये खुद से करके देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो कर रखा है तो मेरे को आसान लग रहा है, मगर तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, तुम समझ पाओगे। तो एक बार बैक करके देख लेना जो चीज़ नहीं समझ में आई। दोबारा बोलता हूँ, ए था, ए को हटा दिया क्योंकि इन डिग्री जीरो थी। अब बी और सी बचा, ए को हटा दिया मतलब ए को लिख दिया यहाँ पे, बी और सी दोनों की इन डिग्री जीरो बची, क्योंकि मैंने ए को जैसे रिमूव करा बी और सी बचे इन डिग्री जीरो वाले। अब इसका मतलब हमारे पास दो रास्ते आते हैं, तो बी और सी के दो रास्ते बना दिए। अब बी को मैंने हटा दिया, तो देख रहे हो इन डिग्री डी की भी जीरो हो गई, सी की तो जीरो थी, तो ये दो रास्ते आते हैं, तो यहाँ सी और डी लिख दिया। अब जैसे मैंने सी को हटाया, इन डिग्री डी और ई की जीरो है, तो यहाँ पे डी और ई लिख दिया। अगर मैं डी को हटाता तो ई एफ आ जाएगा, और अगर मैं ई को हटाता तो डी एफ आ जाएगा। क्लियर। और अगर हमने बी के बाद सी की जगह डी को हटाया होता, तो ये देख रहे हो ऑर्डर क्या है, सी ई एफ, तो सी ई एफ रहता। क्लियर। सेकंड केस देखो, अगर तुमने ए के बाद सी को हटाया, हटाया बी को नहीं हटाया, तो जैसे ही सी को हटाया तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचेंगे, बी और ई, तो बी और ई ऑप्शन बचे। लेट से तुमने बी को हटा दिया तो हमारे पास डी और ई ऑप्शन बचे, डी और ई। ठीक है, फिर तुमने अगर डी को हटाया तो ई एफ आ जाएगा, ई को हटाया तो डी एफ आ जाएगा। क्लियर। और लेट से तुमने सी के बाद ए के बाद सी के बाद जैसे सी ए के बाद सी आया ना, ए हटाया उसके बाद सी हटाया, तो हमारे पास बी और ई के ऑप्शन थे, तो तुमने बी वाला चेक कर लिया। अब लेट से ई को हटाया तो बी डी एफ, देख लो बी डी एफ आया, तो बी डी एफ आ गया। तो यानी टोटल 6 टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं, हाउ मेनी टोपोलॉजिकल ऑर्डर फॉर दिस ग्राफ, तो 6 जहाँ ऑप्शन होगा वो टिक करना। सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, और देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, बताओ इन डिग्री जीरो किसकी है। बी पे तो इन डिग्री 2 है, सी की इन डिग्री क्या है, जीरो है, हाँ। ए की भी इन डिग्री जीरो है, बढ़िया। डी की इन डिग्री 1 है, तो यानी इन दोनों में से किसी एक को हटाना है, मतलब शुरुआत इनसे होगी टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो ए और सी में से पकड़ लिया मैंने। अगर मैंने ए को पकड़ा, ए को हटाया तो बी और सी, ए को हटाया मैंने तो फिर भी देखो बी की इन डिग्री 1 है, तो यानी सी ही बचा, है ना। तो सी को जैसे ही मैंने हटाया, बी और डी खाली बच गए। तो अगर मैं बी लिखूंगा तो डी बाद में आएगा, डी लिखूंगा तो बी बाद में आएगा। सेम सिनेरियो सी के साथ, अगर सी को हटा दिया मैंने तो बी की इन डिग्री तो देखो 1 है, तो ए बचा और डी बचा, क्योंकि डी के पास कुछ है ही नहीं, तो डी भी बचा एक तरह से, क्योंकि इसकी इन डिग्री जीरो है ना। तो ए और डी दो रास्ते आ गए। लेट्स से अगर ए का रास्ता चुना हमने, तो हमारे पास बी और डी खाली बचे, फिर से यही चलेगा, बी के बाद डी, डी के बाद बी। अगर सिर्फ डी के रास्ते से गए हम, तो हमारे पास ए के बाद बी वाला पाथ बचेगा, क्योंकि ए का एरो बी को जा रहा है। तो टोटल 5 ऑर्डर आ गए। ठीक है, तो हमने 3 एग्जांपल तो देख ही लिए। 2 पॉइंट्स और हैं ध्यान रखने वाले, कि अगर नल ग्राफ है, नल ग्राफ ऐसा ग्राफ कि जिसकी n वर्टिसेस हो, जैसे यहाँ पे 4 वर्टिसेस है मगर कोई एज नहीं है, 0 एजेस हैं, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे तो सबकी इन डिग्री 0 है। तो इस केस में n फैक्टोरियल टोपोलॉजिकल ऑर्डर होंगे, सभी से बन सकते हैं, ए बी सी डी, ए सी डी बी, ए बी ऐसे करके 4 फैक्टोरियल, समझ रहे हो।
ये 24 कहने का मतलब। और नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल ऑर्डर फॉर साइक्लिक ग्राफ। अच्छा साइक्लिक ग्राफ में क्या होता है कि सबकी इन डिग्री 0 से बड़ी होती है ना। अगर तुम जैसे यहाँ साइकिल बन रही है, देखो जैसे सबकी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे अगर देखो एक ही नहीं है, अगर एक को हटा भी दिया तुमने तो यहाँ साइकिल बन रही है नीचे। मतलब कि जैसे तुमने ए से शुरू करा, ए को हटाया, अब देखा तुमने कि इन डिग्री जो है वो लेट्स से बी और सी है, सिर्फ बी है क्योंकि सी ई से सी की तरफ आ रहा है ना, तो ए को जैसे ही हटाया तो सिर्फ बी बचा। अब बी को हटाओगे तो मतलब फिर बचेगा क्या? टोपोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ आने चाहिए ना, जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं, समझ में? बी को हटा दोगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं जिसकी इन डिग्री 0, तो आगे जाके दिक्कत होने वाली है। तो साइकिलिक में ये दिक्कत होती है कि टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट में देखेंगे।